Hello student, this is Shaheen and in this particular lecture video we are going to discuss another IGNOU's assignment that is of BFDI 073 Introduction to Fashion Industry। ये जुलाई 2024 के लिए न्यू असाइनमेंट आप लोगों का आया है, तो इसलिए हम लोग ये असाइनमेंट डिस्कस करेंगे विद द एक्सप्लेनेशन। बाकी पीडीएफ के लिए आपको रिक्वायरमेंट हो तो आपको मैं टेलीग्राम का चैनल पिन कर दूंगी, आप उसमें जाके टेलीग्राम चैनल पे आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, या तो फिर आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना कि आपको पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 डिस्कस करेंगे इसमें पार्ट 1, और पार्ट 2 तो आपको खुद करना है। एक सर्वे रिपोर्ट लिखनी है किसी भी किड्स वियर ब्रांड पे। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड डिस्कस करते हैं हम क्वेश्चन को। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। व्हाट इज़ द रोल ऑफ सस्टेनेबिलिटी, रिटेल मार्केटिंग एंड ट्रेंड सेटिंग इन द फैशन बिजनेस। फैशन बिजनेस में सस्टेनेबिलिटी मतलब जो लॉन्ग सिनेरियो में जो बिजनेस चलता है वो, रिटेल मार्केटिंग जो स्मॉल स्मॉल पैकेट्स में रिटेल मार्केट होती है, किस तरीके से उसकी एडवर्टाइजमेंट होती है वो, और ट्रेंड किस तरीके से सेट होता है, ये सब कुछ फैशन बिजनेस में बताना है। तो फैशन बिजनेस एक पावरफुल फोर्स है, एक इमेज है जो कि आपको एक रिप्रेजेंटेशन देती है। और इसमें मैंने कुछ फैक्ट्स डेटा भी इंक्लूड किया है, जैसे कि आप देख सकते हो 10% ऑफ टोटल आउटपुट 932 मिलियन, ये आपके आंसर को इम्प्रूवमेंट देगा 1/5 ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये बता रहा है कि फैशन इंडस्ट्रीज को बता रहे हैं। और अगर आपको और फॉस्फोरस फ्यूचर फैशन की रिक्वायरमेंट होती है तो वो तब आ पाएगी जब सस्टेनेबिलिटी इसके साथ जुड़ेगी। सस्टेनेबिलिटी का मतलब आज की डेट में तो आप अपने जो काम कर रहे हो उसके ऊपर आपका फुल्ली फोकस है, लेकिन आप फ्यूचर को देखते हुए भी चल रहे हो। ऐसी कोई पॉल्यूशन या ऐसा कोई इफेक्ट नहीं डाल रहे हो इन्वायरमेंट के ऊपर जिससे आज तो आपका प्रोडक्ट अच्छा रहे और बाद में उसका इम्पैक्ट गलत पड़े इन्वायरमेंट पे। तो आपको वो भी जिम्मेदारी निभानी है, इन्वायरमेंटल और सोशल रिस्पॉन्सिबल भी आपको होना है। 2022 के अकॉर्डिंगली यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी 4.3 मार्केट को कैप्चर किया था, जो कि पहले 2.83 थी, फिर वो बढ़ गई 4.3 से। और यूएस की अगर मैं कंपैरिजन की बात करूँ तो 6.5% 2017 में थी, जो कि 2022 में 7.9 बिलियन हो गई। अगर आगे आगे देखोगे तो इसके अंदर यूएस डॉलर, अब यहाँ पे जो सस्टेनेबिलिटी की बात होती है वहाँ पे सिंथेटिक जनरल मटेरियल की भी बात होती है, जिसकी वजह से सस्टेनेबिलिटी बढ़ती है। तो उसके बारे में बताया कि इको फ्रेंडली वगैरह प्रोडक्ट यूज़ करो, और ये आपका देखा जाए तो ट्रेंड भी सेट कर रहा है टाइम टू टाइम। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज शॉर्ट नोट लिखने हैं हाइपर मार्केट के ऊपर। सबसे पहले, हाइपर मार्केट एक ऐसी सुपर मार्केट होती है जहाँ पे काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं अलग अलग प्रोडक्ट के, अलग अलग गुड्स के, और ये बहुत बड़ी मार्केट के अंदर कंसिडर की जाती है। यहाँ पे क्लोथिंग भी होंगे, ग्रोसरीज भी होगी। ठीक है, हाइपर मार्केट वन स्टॉप शॉपिंग एक्सपीरियंस है। ठीक है, जैसे कि आप देखते हो ना सुपर मार्केट, जैसे कि आप देखते हो विशाल मेगा मार्ट हो गया, वॉलमार्ट सुपर सेंटर, फ्रेड मेयर सुपर मार्ट, यहाँ पे बता रखा है, इनका इसमें एग्जाम्पल दे रखा है। और पहली यूएस मार्केट हाइपर मार्केट हुई थी 1931 के अंदर। हाइपर मार्केट एक तरीके से वेयर हाउस भी इंक्लूड करती है ताकि आपको डिस्काउंट ज़्यादा अच्छे से ऑफर किया जा सके। नेक्स्ट वन इज रोल ऑफ फैब्रिक सोर्सेज इन फैशन इंडस्ट्री। फैब्रिक का क्या रोल होता है फैशन इंडस्ट्री में, तो बहुत बड़ा रोल है। अब आप देखो तो फैशन के साथ साथ आपको अपनी बॉडी को भी कंफर्ट देना ज़रूरी है। तो जो क्लोथ है उसका सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है, फैब्रिक उसका सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है। और ना केवल ये, आपकी कॉस्ट भी इम्पॉर्टेंट है, क्वालिटी, रिलायबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी, ये सब इम्पॉर्टेंट है। फैब्रिक सोर्सिंग डायरेक्टली इम्पैक्ट डालती है क्वालिटी और परफॉर्मेंस ऑफ गारमेंट पे, और 60-70% जो कॉस्ट है गारमेंट की वो किसके ऊपर, क्वालिटी के ऊपर एम्फेसाइज करती है।
तो चॉइस बिल्कुल डिसाइड करती है कि किस तरीके से आपका फैब्रिक होना चाहिए। फैशन के साथ-साथ आपका ये भी डिसाइड करती है। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ ऑर्गेनाइज़्ड और अनऑर्गेनाइज़्ड सेक्टर को बताना है। तो सबसे पहले अगर आपको इसके बारे में डिस्कशन बोले तो आप इनके बीच में डिफरेंस भी बता सकते हो कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है ये सिस्टमैटिक सेक्टर होता है, जबकि अनऑर्गेनाइज्ड अनसिस्टमैटिक सेक्टर होता है। ऑर्गेनाइज रेगुलर बेसिस पे आपका जो रेगुलर बेसिस पे काम हो रहा होता है, ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज्ड फैशन है जो कभी कभी बेसिस पे कभी कभी एकदम से आता है, ठीक है, ट्रेंड में आ जाता है। तो द टर्म रिटेल स्टैंड फॉर सेलिंग गुड्स फ्रॉम अ पर्टिकुलर लोकेशन। रिटेलिंग के अंदर क्या होता है, जब एक कंज्यूमर क्या करता है, रिटेलर को रीसेलर बोला गया है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो रिटेल सेक्टर है 3 कैटेगरी में बाँटा हुआ है। तो रिटेल सेक्टर को आपने इस कैटेगरी में तो बाँटा ही हुआ है, इसके अलावा 2 और कैटेगरी हैं, दैट इज़ ऑर्गेनाइज़्ड और अनऑर्गेनाइज़्ड, जो कि एम्प्लॉयमेंट कंडीशन के ऊपर बेसिस पे होती है। दूसरे अगर हाथ पे बात करूँ तो ऑर्गेनाइज़्ड जो होता है सेक्टर वो गवर्नमेंट की अथॉरिटी में नहीं होता, इट डज़ नॉट फॉलो, ये कोई भी रूल्स और रेगुलेशन फॉलो नहीं करता। जबकि ऑर्गेनाइज्ड बिजनेसेस या ऑर्गेनाइज्ड आप फैशन बोल लो तो यहाँ पे बहुत ही लार्ज एरिया कवर होता है, जबकि अनऑर्गेनाइज्ड होता है स्मॉल स्केल को कवर करने वाला, प्राइवेट बिजनेसेस हो गए। फिर उसके बाद ऑर्गेनाइज्ड रिटेल सेक्टर को या ऑर्गेनाइज्ड फैशन को यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। और नेक्स्ट वन में इसको पहले आप समझ लो, ऑर्गेनाइज सेक्टर है, ये देख सकते हो आप। और अनऑर्गेनाइज रिटेल सेक्टर, दिस सेक्टर इज नॉट रजिस्टर्ड, यही दोबारा से बताया हुआ है कि अनऑर्गेनाइज जो रिटेल सेक्टर है या अनऑर्गेनाइज्ड फैशन है उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो दैट इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर, जिसके अंदर हम लोगों ने ये वाला पार्ट इग्नू के असाइनमेंट का डिस्कस किया। बाकी आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो वीडियो एज मोर एज पॉसिबल। Thank you for watching and be happy students.